हेलो फ्रेंड्स, जेसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री के, या यूँ कह लें कि इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज चंपारण सत्याग्रह। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के क्रम में 1915 से लेकर 1947 तक जो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो विकास 1915 से 1947 के बीच में हुआ, इसको इतिहासकारों द्वारा एक टर्म दिया जाता है, कहा जाता है कि ये गांधीयन एरा था। ऐसा नहीं है कि गांधीवादी तौर तरीकों के अलावा या गांधी जी के अलावा और कोई इस राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी तरह की विचारधाराएं इस दौरान भारत को आज़ाद कराने के संदर्भ में प्रयासरत रहीं और उन बहुत सारी विचारधाराओं ने एक नवीन भारत के निर्माण का प्रयास किया अपने अपने तौर तरीक़ों से। लेकिन इस पूरे पीरियड में जो सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा प्रिवेल कर रही थी वो गांधी जी की विचारधारा थी, इसीलिए इसको हम गांधीवादी युग कहते हैं। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, मानवता के इतिहास में, सामाजिक राजनैतिक आंदोलनों के वैश्विक परिदृश्य में कुछ ऐसे तौर तरीक़ों का प्रयोग किया गया जो न सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से नवीन थे बिल्कुल, बल्कि वो वैश्विक दृष्टिकोण से बिल्कुल नए प्रयोग थे। और उन्होंने विश्व में जहाँ भी इस तरह की सामाजिक राजनीतिक समस्याएं थीं, उनके समाधान का मार्ग प्रशस्त किया अपने तरीके से। जिन विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग किया गया, उनका सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में हुआ। अगर हम ये चंपारण सत्याग्रह के महत्व को देखें, चंपारण के महत्व को देखें, तो हम उसको इस धारणा में देख सकते हैं कि आगे चलकर गांधी जी जिन आंदोलनों के लिए जाने गए, जिन आंदोलनों के तौर तरीक़ों के लिए जाने गए, उनकी सबसे पहली प्रयोगशाला क्या बनी? तो आप कहेंगे कि चंपारण उसकी सबसे पहली प्रयोगशाला थी। तो गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन के तौर तरीके अपनाए गए, उनका सबसे प्रथम प्रयोग भारत में गांधी जी ने कहाँ किया? चंपारण में किया। 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए, उनके आने के दिन को ही हम भारतीय अप्रवासी दिवस के रूप में, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 जनवरी से 9 जनवरी मनाते हैं, या फिर 9 जनवरी से 12 जनवरी मनाते हैं, या तो स्टार्ट करते हैं उस दिन या तो समाप्त करते हैं उस दिन प्रोग्राम को। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि उस दिन एक बहुत महान प्रवासी भारत आया था। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। आते साथ वो आंदोलन में कूद नहीं गए। किसी तरह के सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो है मास पार्टिसिपेशन, जन सहयोग। जब तक मास पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक सोशल रिवॉल्यूशन नहीं आ सकता, तब तक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन नहीं आ सकता। और मास पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है? मास पार्टिसिपेशन तब बढ़ा सकते हैं आप जब मास को पेनिट्रेट करने वाली विचारधारा आप लेके आएँ, जो मासेज में लोकप्रिय हो। आप पहले लोकप्रिय हो, फिर आपकी विचारधारा लोकप्रिय हो। तो मास को अपने साथ जोड़ने के लिए गांधी जी ने भारत दर्शन किया, भारत यात्राएं की, और उन्हीं भारत यात्रा के क्रम में चंपारण भी गांधी जी का जाना हुआ। पूरे भारत की समस्या को जाने बगैर कोई ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता था जिसमें पूरा मास पार्टिसिपेट करता। इसी क्रम में इन आंदोलनों का विकास हुआ। तो अगर हमें चंपारण सत्याग्रह को पूरी तरह से समझना है तो हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह की स्थिति क्यों बनी, क्या उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका किन समस्याओं के चलते चंपारण सत्याग्रह को करने की स्थिति बनी, कौन कौन से। अब यहाँ ये तो थोड़ा सा आपको यहाँ से भी पीटी में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आज अभी क्वेश्चन आया, पीछे पेपर में क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा कारण रहा जिसके चलते चंपारण सत्याग्रह की स्थिति बनी, है ना। तो या जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नील की मांग में गिरावट आई, उसका क्या कारण रहा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पीटी के एग्जाम में आते हैं। घटनाक्रम क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई इस दौरान, वहाँ से कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। इसका परिणाम क्या रहा, वहाँ से प्रश्न आते हैं। और आगे के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित कैसे किया इसने, इसका क्या इम्पोर्टेंस रहा, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी अब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न आ सकते हैं और
साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, इसकी एक एक आयाम को देखने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में कहाँ पर कब क्या क्या हुआ। अगर हम इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड में जाएं तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ट्रेडर के रूप में आए, व्यापारी के रूप में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई और शुरुआती चरण में केवल व्यापार पर ही उसने फोकस किया। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद कंपनी बिकेम अ रूलर इन इंडिया, शासक की भूमिका में आई कंपनी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद व्हिच वाज साइंड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन क्राउन, जो कि उस समय बहादुर शाह आलम सेकंड थे। शाह आलम सेकंड भारत के सम्राट थे, उनके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ जिसे हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इस संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार मिला और इस तरह से कंपनी भारत में एक शासक की भूमिका में आ गई। तो उससे पहले कंपनी क्या कर रही थी? भारत में व्यापार कर रही थी, और इसी व्यापार के क्रम में एक वस्तु थी नील, जिसका व्यापार भारत से किया जाता था, और नील भारत से ले जाकर यूरोप के अलग अलग देशों में बेचा जाता था और बहुत भारी उसकी मांग थी। ये नील के व्यापार में अंग्रेज़ों को भारी मुनाफा होता था, इसलिए अंग्रेज़ों ने 1750 के आसपास भारत में नील की खेती करना प्रारंभ कर दिया, नील की प्लांटेशन करना प्रारंभ किया, नील की खेती करना प्रारंभ किया 1750 के आसपास। और ये मुख्य रूप से 3 जगहों पर हुआ, 3 क्षेत्रों में हुआ, जिसमें नंबर 1 पे रहा बंगाल, नंबर 2 पे रहा बिहार, और तीसरे पर बरार क्षेत्र। बरार क्षेत्र बोले तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र को उस समय बेरार नाम से जाना जाता था। तो बंगाल, बिहार और बेरार ये मुख्य क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके नील की खेती करना प्रारंभ किया, क्योंकि नील का वो व्यापार करते थे, यूरोप के देशों में ले जाकर बेचते थे नील को। बंगाल, बिहार, बरार क्षेत्र में नील की खेती प्रारंभ हो गई, लेकिन अंग्रेज़ों की लालच ने क्या किया कि इस खेती को अन्यायपूर्ण बनाना शुरू किया। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि नील की खेती की जा रही है, यहाँ से नील तैयार करके यूरोप के देशों में ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा है। उससे नीलहे सरदारों को, उससे नील के प्लांटेशन से जुड़े हुए अंग्रेज़ों को बहुत भारी मुनाफा मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे करके भारत की सत्ता पर अंग्रेज़ों का अधिकार होता गया, वैसे वैसे करके वो सारे एक्टिविटीज़ को अपने बेनिफिट में मोड़ने लगे, और उसी प्रक्रिया का परिणाम ये हुआ कि इसको भी अपने बेनिफिट की ओर मोड़ने लगे। अब बहुत ऑब्वियस है, आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे कि नील की खेती कर रहा है किसान और नील बेच रहा है अंग्रेज़। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अगर लेना चाहे तो उसको क्या करना होगा? किसानों के मुनाफे को कम करने के लिए नई नई तकनीकें विकसित करनी होंगी, नए नए कानूनी दांवपेच विकसित करने होंगे, जिससे किसान अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसे, और उस चंगुल में फंस कर वो फंसे और अंग्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सके, उद्योगपति, पूंजीपति ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सके, किसानों को उसका कम से कम लाभ मिले और उनका शोषण भी होता रहे। इस तरह से इन्होंने सेटअप को विकसित किया। इसमें 2 तरह का सिस्टम विकसित किया अंग्रेज़ों ने। हम बिहार की बात करें जहाँ पर यह आंदोलन चलाया गया, हम चंपारण की बात करें जहाँ पर यह आंदोलन चलाया गया, तो 2 तरह की व्यवस्था वहाँ पर विकसित हुई। एक को कहा जाता था जीरात व्यवस्था और एक को कहा जाता था आसामी बार व्यवस्था। जीरात व्यवस्था तो ऐसी थी कि अंग्रेज जो है स्वयं ज़मीन ले लेता था, या ज़मीन नहीं ले लेता था तो प्रत्यक्ष रूप से वो नियंत्रण करके अपने देख रेख में खेती करवाता था। इसमें कोई बटाईदारी वाला सिस्टम नहीं होता था, तो ये बड़ा स्पष्ट था कि भाई इतनी ज़मीन हमारी है, इसमें हम खेती करेंगे। आसामी बार व्यवस्था जो थी, इसमें दोनों शामिल होते थे। इसमें जो प्लांटर था वो भी शामिल होता था और कृषक जो था वो भी शामिल होता था। इसमें 3 तरह का सिस्टम विकसित कर लिया अंग्रेज़ों ने। एक को खुश्की व्यवस्था कहा गया, एक को कुर्तौली व्यवस्था कहा गया,
और इसमें जो सबसे शोषण वाली व्यवस्था इसमें जो सबसे शोषण वाली व्यवस्था विकसित हुई उसको तिनकठिया कहा गया। तो 3 तरह की व्यवस्थाएं विकसित की गई, एक खुश्की व्यवस्था थी, एक कुरतौली व्यवस्था थी और एक तिनकठिया व्यवस्था थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे लिए चर्चा है, जिसके लिए हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, दैट इज तिनकठिया सिस्टम। जरा इसको समझते हैं कि ये क्या था। देखिए भाई, तिनकठिया सिस्टम 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है तीन और दूसरा शब्द है कठिया। कठिया शब्द की ओरिजिन हुई है कट्ठा शब्द से। कट्ठा यूनिट है लैंड मेजरमेंट की, भूमि के मापन की एक इकाई है कट्ठा, जो कि बीघे की यूनिट है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो तिनकठिया पद्धति क्या कह रही है कि आपको 3 कट्ठे में खेती करना अनिवार्य है। नील की खेती आपको 3 कट्ठे में करना अनिवार्य है। कितने कट्ठे में से? 20 कट्ठे में से। मतलब कि अपनी टोटल लैंड के 3/20वें हिस्से पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। क्लियर हुई बात है ना? नील की खेती कितने ज़मीन पे करना है आपको? 3/20वें हिस्से पे करना है। अब ये व्यवस्था देखिए कहाँ से शुरू हुई। नील का व्यापार, फिर धीरे धीरे करके नील की खेती, फिर नील की खेती को ज़्यादा लाभपूर्ण बनाने की क्रम में ये सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई। और उन व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था ये भी थी जिसमें ये नियम बनाया गया कि 3/20वें हिस्से पर नील की खेती किसानों को करना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये एक बड़ी ख़राब सिचुएशन हुई। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या होगा, ज़रा ये भी समझने का प्रयास करते हैं। इसके कारण से समस्याएं क्या उत्पन्न हुई, इसको भी ज़रा आप समझने का प्रयास करें। पहली चीज़ तो ये बाध्यकारी है। यही बात आपत्तिजनक है कि आप किसानों को बाध्य नहीं कर सकते कि वो अपनी ज़मीन पर किस तरह की खेती करें। तो एक तो आप बाध्य कर रहे हैं किसानों को कि वो ज़मीन पे किस तरह की खेती करें, कौन सी फसल उगाएं, कौन सी ज़मीन पर। जैसे 3/20वें हिस्से पर खेती करना है तो उस 3/20वें हिस्से में कौन सी ज़मीन आएगी ये भी किसान नहीं तय कर सकता था। वो अंग्रेज ही तय करेगा कि ये वाली ज़मीन पे आपको खेती करनी है। दूसरी समस्या थी। तीसरी समस्या, जो उपज तैयार होगी उसके मूल्य का निर्धारण अंग्रेज करेगा, ना कि भारतीय करेगा। ये एक समस्या थी। इसके अलावा अगर किसी तरह की नेचुरल क्लाइमिटी से फसल नष्ट हो जाती है तो किसान उसकी भरपाई करेगा। अंग्रेज को किसी तरह की कोई संरक्षण किसानों को मिलने वाला नहीं था। तो ये सारी समस्याएं थीं। कीमत नहीं तय कर सकते थे आप अपनी ज़मीन नहीं तय कर सकते थे। नील की खेती फसल को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा रही थी, ये एक समस्या थी। स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाने का मतलब ये है, स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाने का मतलब ये है कि ज़मीन का उपजाऊपन कम हो जाता था। जिस हिस्से में नील की खेती होती थी वहाँ से स्थायी रूप से उसका उपजाऊपन भूमि का कम हो जाता था। ये सारी समस्याएं थीं। इन सारी समस्याओं के विरुद्ध 1907 में और बहुत सारे ऊपर से टैक्सेस भी लगे हुए थे। अंग्रेज जो किसान थे, अंग्रेज जो प्लांट के मालिक थे, उन्होंने बहुत सारे और भी टैक्स आरोपित कर रखे थे किसानों पर, जो कि किसानों को अनिवार्य रूप से भुगतान करने पड़ते थे। किसानों को नील के कारखानों में कम वेतन पर काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। मतलब यह है कि सिर्फ इतना ही पॉइंट नहीं कि खेती में शोषण किया जाता था, बल्कि एक ओवरऑल शोषण की व्यवस्था विकसित कर रखी थी। और इस ओवरऑल शोषण की व्यवस्था में पुलिस, स्थानीय जमींदार, स्थानीय बड़े लोग, ये सारे लोग मिलकर एक नेक्सस बनाते थे, जिस नेक्सस से वो बाहर नहीं निकल सकता था। किसान किसी न किसी जाल में, किसी न किसी पॉइंट पे वो फंस ही जाता था। चाहे वो जमींदार के पॉइंट पे फंस जाता था, चाहे वो अंग्रेज के पॉइंट पे फंस जाता था, चाहे वो पुलिस के पॉइंट पे फंस जाता था, चाहे वो न्यायालय के पॉइंट पे फंस जाता था। कोई ना कोई ऐसा जरूर हर्डल रहता था जिसको वो पार नहीं कर पाता था। 1907 में इसको समाप्त करने के प्रयास के क्रम में यहाँ के किसानों ने थोड़ा बहुत कुछ करों को हटाने की मांग की। सरकार ने कर हटाए, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन सरकार ने जितने कर हटाए उतना इन्होंने सिंचाई के नाम पर पैसे लेने शुरू कर दिए किसानों से, और फिर वो जाके अंततः 1914 में सिंचाई के नाम से जो टैक्स लिया जाता था उससे भी मुक्ति मिली। तो ये पूरा सीन है, ये व्यवस्था थी, ये शोषण था।
अब इसमें कैसे अचानक से चेंज आया और क्या हुआ जिसके चलते फिर यह आंदोलन की स्थिति बनी, वो भी समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना। तो आप अगर इस टाइम की हिस्ट्री को ध्यान में दें तो इस टाइम पे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना चल रही है, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। हालांकि ये विश्व युद्ध कहा जाता है, लेकिन विश्व युद्ध ना हो, अगर महायुद्ध कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यूरोप की विभिन्न शक्तियाँ, यूरोप की विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियाँ इस युद्ध में लड़ रही थीं और इनके आपसी युद्ध के कारण से प्राथमिक क्षेत्र में इनके उत्पादन का जो प्राइमरी आर्टिकल्स का प्रोडक्शन है वो घट गया था। पहली समस्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनमें प्राइमरी आर्टिकल्स का प्रोडक्शन कम हुआ, जिसके कारण से यूरोप के देश आयात पर निर्भर हुए, पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या हुआ, 1915 में जर्मनी द्वारा केमिकल कलर्स बना लिए गए। जर्मनी ने केमिकल डाई बना ली, केमिकल कलर बना लिए, है ना। और उस केमिकल डाई के आ जाने के बाद बहुत ऑब्वियस है कि नील की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि रासायनिक कलर जो थे वो सस्ते पड़ते थे, पक्के होते थे, अधिक चमकीले होते थे, इसलिए उनकी मांग बढ़ गई और इनकी मांग घट गई। तो इन दो कारणों के चलते अब देखिए पहला वाला कारण क्या है, पहला वाला कारण कर रहा है चावल की मांग को बढ़ा रहा है। यूरोप में प्राइमरी आर्टिकल्स की डिमांड बढ़ी। अभी देखिए प्राइमरी आर्टिकल्स की डिमांड बढ़ने के कारण और भी आंदोलन अभी चलेंगे आपके यहाँ। चंपारण भी उसी अहमदाबाद भी उसी का परिणाम होगा, प्राइमरी आर्टिकल्स की डिमांड बढ़ने का। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो प्राइमरी आर्टिकल्स की डिमांड बढ़ी उसमें चावल की मांग बढ़ी, और दूसरा केमिकल कलर्स की खोज होने के कारण इसकी डिमांड घट चुकी है, नील की डिमांड घट चुकी है। तो नील की डिमांड घट गई है तो नील पर कीमत कम मिल रही है, चावल पर कीमत ज़्यादा मिल रही है, और किसान चाह रहा है कि वो चावल की खेती करे, लेकिन कानून नियम उसको बता रहे हैं और जो पहले से उसकी बाध्यताएं हैं, पहले से जो उसके एग्रीमेंट हैं नीलय सरदारों के साथ, वो बाध्य कर रहे हैं उसको कि आप नील की खेती करें। इस तरह के एग्रीमेंट से मुक्ति चाहता था किसान, और कहीं ना कहीं नील के प्लांटेशन से या नील के व्यवसाय से जुड़े हुए अंग्रेज भी इससे मुक्ति चाहते थे, दोनों ही चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि चलो एक बार और मौका हाथ लगा है, इनका एक बार और शोषण कर लिया जाए। तो एक बार और शोषण कर लिया जाए के क्रम में जब इन्होंने मांग करी कि हमें इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं उनसे मुक्त किया जाए, तो इन्होंने बहुत सारी मांगे बढ़ा दी अपनी कि हम आपको इस इतना पैसा देने से आपको इस एग्रीमेंट से आज़ाद कर सकते हैं। मतलब कि बहुत अवैज्ञानिक रूप से इन्होंने शोषण करना प्रारंभ कर दिया, जिस पर स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला और संत कुमार रावत, इन दो लोगों का नाम आप ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा बड़े किसान थे और इन्होंने राजकुमार शुक्ल और संत कुमार राउत, इन दोनों ने किसानों को संगठित करने का प्रयास किया। हालांकि इनको कोई खास सफलता नहीं मिली। राजकुमार शुक्ला जो थे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के से जुड़े थे, कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए थे, जिसके कारण से ये अलग अलग जगहों पर कांग्रेस की बैठकों में गए और यहाँ की समस्या को कांग्रेस के मंच पर उठाने का प्रयास किया। अब हम आते हैं अगली हेडिंग में। आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आया कि कैसे समस्या उत्पन्न हुई, चंपारण सत्याग्रह की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई और क्या कारण रहे जिसके कारण से ये एग्जिस्टेंस में आया। अब बात करते हैं कि घटनाक्रम क्या हुआ। तो हमने दो लोगों का नाम लिया इस क्रम में। एक नाम हमने लिया क्या, एक नाम हमने लिया राजकुमार शुक्ल और दूसरा नाम लिया हमने संत कुमार राउत। इन दो लोगों ने शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़कर इस समस्या को नेशनल बनाने का प्रयास किया। पर समस्या ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अप्रोच ऐसा था जिसमें वो किसी तरह के स्थानीय मुद्दे को या वर्गीय चेतना से जुड़े हुए मुद्दे को नहीं उठाना चाहती थी। उसका अप्रोच ये था कि हम ऐसे ही मुद्दे उठाएंगे जो नेशनल इंटरेस्ट के होंगे और जिनको लेकर पूरे राष्ट्र में एक जैसी जागृति उत्पन्न की जा सके। राजकुमार शुक्ला कई नेताओं से मिले। कई नेताओं में सबसे बड़ा नाम जो है वो बाल गंगाधर तिलक हैं। इनसे इन्होंने अप्रोच किया
कि सर चलिए और किसानों की स्थिति को देखिए और किसानों के समर्थन में कोई काम करिए। इसके अलावा ये मदन मोहन मालवीय से भी मिले और उनसे भी अपील की कि आप आइए और किसानों की स्थिति को देखिए। और भी कई नेताओं से मिले, लेकिन इन सभी नेताओं ने ये कहकर कि भाई अभी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बड़े पैमाने पर चला रहे हैं और अभी ऐसे क्षेत्रीय मुद्दों को हम नहीं उठा सकते, इन सब कारणों से अपनी असमर्थता जताई, समय कम होना, ये अपनी असमर्थता जताई, जिसके कारण से वो इसमें नहीं गए। इस बीच में 1916 में गांधी जी की मुलाकात लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से हुई। शुक्ला जी जो हैं, राजकुमार शुक्ला जी जो है, इनकी गांधी जी से मुलाकात कहाँ हुई? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुई। और यहीं पर राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से अपील करी कि गांधी जी आप आइए, आप वैसे भी भारत दर्शन पे हैं, भारत भ्रमण पे हैं, आप ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह के मुद्दे से लोगों को जोड़ सकते हैं, तो आप आइए, यहाँ के लोगों की स्थिति को देखिए और उनके समर्थन में जो कुछ भी आपसे बन पड़े वो करिए। गांधी जी भाई तैयार हो गए। 1916 में गांधी जी उनके पीछे पीछे साबरमती आश्रम तक पहुंच गए और बहुत उनसे अनुनय विनय गई, नहीं साहब आप चलिए ही चलिए। गांधी ने उनसे आश्वासन दिया उनको कि चलो ठीक है, अभी तो नहीं चल रहा हूँ, पर मैं आता हूँ, कुछ समय में आता हूँ। तो गांधी जी जो है 1917 में चंपारण भैया पहुँचे गांधी जी चंपारण 1917 में पहुँचे। तो गांधी जी 1917 में चंपारण गए। उससे पहले ही थोड़ा घटनाक्रम को और समझते चलते हैं हम। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 मुजफ्फरपुर पहुँचे और मुजफ्फरपुर के कमिश्नर थे, उनका नाम था W.V. हैकॉक। इन्होंने गांधी जी से कहा कि भाई जितना जल्दी हो जाए यहाँ से बाहर निकल लो, दिखाई मत पड़ना यहाँ पे। पर गांधी जी तो भाई एक नई पॉलिटिक्स सेट करने आए थे, एक नया ट्रेंड सेट करने आए थे। और गांधी जी एक बहुत बहादुर और साहसी व्यक्ति थे। W.V. हैकॉक को बोला कि तुम मुझे जो करना है वो करो और मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, और तुम्हारे आदेश से मैं वापस नहीं जाने वाला। मैं ऐसे किसी भी आदेश को नहीं मानता जो मेरी आत्मा मुझे ना मानने के लिए कहती हो। तो W.V. हैकॉक के आदेश को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और अपनी चंपारण यात्रा को जारी रखा। और इस क्रम में 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंच गए। अब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो वहाँ पे इन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया, एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके इकट्ठी की। ये इन्फॉर्मेशन किसानों की वास्तविक स्थिति को जानने से थी। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि इट वॉज सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द को पहले आप समझ लें तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे कि गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। हम जो है, जैसा W.V. हैकॉक ने कहा ना कि गांधी आप जो है अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप अशांति उत्पन्न कर रहे हैं। गांधी ने कहा नहीं भाई, हम अशांति कहाँ उत्पन्न कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो सत्य के लिए आग्रह करने आए हैं। हम किसी को अनरेस्ट क्रिएट करने नहीं आए हैं, हम किसी के विरुद्ध लड़ने नहीं आए हैं, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं, किसी की बात को दबाने के लिए नहीं आए हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या करने आए हैं, सर हम आपको सच बताने आए हैं। हम देखेंगे अगर बात झूठ होगी तो हम खुद चले जाएंगे। तो सत्य क्या है, क्योंकि आंदोलन क्या है, सत्याग्रह है, सत्य के प्रति आग्रह है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े आंदोलन में ना तो एक भी रैली निकाली गई, ना एक भी सार्वजनिक सभा की गई, ना कोई नारेबाजी हुई, ना कोई उपवास हुआ, न कोई धरना हुआ, न कोई प्रदर्शन हुआ, न कोई मारपीट हुई, न किसी तरह से कोई आंदोलन नहीं चलाया गया, और उसके बावजूद चंपारण सफल रहा। तो ये गांधी जी के उसी करिश्मेटिक कैरेक्टर का रिजल्ट रहा, उसी करिश्माई व्यक्तित्व का
परिणाम रहा जिसके कारण से ये सब इतनी आसानी से चीज़ें हो गई। और गांधी जी का वो सत्य के प्रति जो आग्रह वाला भाव है, सत्य के प्रति जो आकर्षण वाला भाव है, उसका बहुत बड़ा रोल रहा इसमें। तो हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, इसमें ये पता लगाया गया कि फैमिली का साइज़ क्या है, एक परिवार में कितने लोग रह रहे हैं, उनके आय के सोर्सेज क्या हैं, कौन कौन से संसाधन हैं, उनकी वो खाना खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं, बला 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 बला। 4000 फाइलें तैयार करवाई गई गांधी जी द्वारा इस तरह के हस्ताक्षर के द्वारा। हालांकि वो 4000 फाइलें तैयार करवाई जाए उससे पहले एक और संकट खड़ा हुआ, और वो ये था कि 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ भी गांधी जी से कहा कि भाई निकलो यहाँ से, फालतू आ गए हो यहाँ बवाल करने, है ना, और तुम जो है उपद्रवी हो, तुम अनरेस्ट क्रिएट करने आते हो। तो गांधी ने कहा कि भाई ये सब बातें गलत हैं, मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सत्य के प्रति आग्रह कर रहा हूँ, संत आदमी हूँ, आया हूँ लोगों की समस्याओं को सुनूंगा, और अगर आप, हे सरकार, अगर आप गलत होगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये चीज़ें करके इसको सही कर लो। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप देखिए कई बातों को ध्यान में रखिए। उधर आप 1917 का टाइम है, ये रसिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन लगभग सफल हो रहा है, बोल्शेविक क्रांति 1917 में लगभग सफल हो रही है। उधर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन सफल हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्थिति अंग्रेजों की क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसको भी ध्यान में रखें। और गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के प्रथम विश्व युद्ध में दिए गए सहयोग को ध्यान में रखिए। इन सारी बातों के चलते हुए जो मोतिहारी के मजिस्ट्रेट थे, जिनकी अदालत में इनका मुकदमा चला, और ऊपर से जो आदेश आया उनके ऊपर, उन्होंने गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया था। तो ऊपर से आदेश आया कि भाई इनको रिहा कर दो। इन्होंने मुचलका भरने से मना कर दिया, इन्होंने जो है कानून मानने से मना कर दिया, तो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ऊपर से आदेश आया इनको छोड़ दो, गांधी जी को छोड़ दिया गया। उन्होंने अपने सिग्नेचर कैंपेन को आगे कंटिन्यू किया और 4000 फाइलें तैयार करके अंग्रेजों के सामने ले जाकर रख दिया कि देखो ये कितना अन्याय हो रहा है। और वो सारा फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, ऐसे नहीं कि बस हवाबाजी करके और भाषण में बोल के, ऐसा नहीं किया उन्होंने। फैक्ट एंड फिगर्स के साथ सारा डॉक्यूमेंटेशन करके अंग्रेज़ों के समक्ष पेश किया, और अंग्रेज़ों को बहुत जल्दी ही समझ में आ गया, अंग्रेजी प्रशासन को बहुत जल्दी ही समझ में आ गया कि जो कुछ भी व्यवस्था है वो बहुत ही अन्यायपूर्ण है। इनके इस काम में कई लोगों ने और भी सहयोग किया, जिनके नाम जानना आपको बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें है अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनमें है महादेव देसाई, और तमाम छोटे मोटे नेता, राजकुमार शुक्ला, संत कुमार राउत। अब आप सोचिए कि गांधी किसी को नहीं जानते थे, गांधी जानते नहीं थे चंपारण है कहाँ, चंपारण कहाँ, वो तो गांधी अभी नए नए आए थे। आप गांधी की पूरी हिस्ट्री पढ़िएगा तो पैदा हुए तो 17, 18, 14, 15, 16 साल की उम्र में चले गए लंदन, वहाँ से पढ़ लिख के आए, तो अभी आए ही थे कि अफ्रीका चले गए, अफ्रीका से आए ही थे कि यहाँ आ गए। तो उनको पता भी नहीं था कहाँ है चंपारण, वहाँ के लोग कौन है। केवल एक लोग उनको जानते थे, वही हैं संत कुमार रावत, उनको राजकुमार शुक्ला, संत कुमार रावत, वही 2 लोग जानते थे उनके बारे में, बाकी सब लोगों ने सुन रखा था केवल। तो गांधी वहाँ गए और बहुत ही अपने व्यक्तित्व के चलते, अपने तौर तरीकों के चलते, आंदोलन के रणनीति के चलते बहुत जल्दी ही गांधी लोकप्रिय हो गए, और अपनी लोकप्रियता से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को भी प्रभावित किया। अपने सच के चलते अंग्रेजी हुकूमत को भी उन्होंने बहुत गहरे से प्रभावित किया, और जल्दी ही अंग्रेज सरकार ये समझ गई, इन लोगों के सहयोग से, जो भी और गांधी जी के साथ सहयोग करने वाले लोग थे, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब लोगों के प्रयासों से गांधी जी बहुत जल्दी ही अंग्रेजी हुकूमत को ये बताने में सफल रहे कि भैया आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो शोषण है, और जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। और इनकी इस मांग के चलते, उन 4000 फाइलों का अध्ययन करने के चलते, सरकार ने एक चंपारण अग्रेरियन कमीशन का गठन किया। अब हम आ गए हैं परिणाम में। घटनाक्रम ये रहा, कैसे कैसे करके आंदोलन को आगे बढ़ाया वो आपको समझ में आया। गांधी जी कैसे उसमें आ गए, गांधी जी के साथ क्या क्या व्यवहार हुआ वो समझ में आया। परिणाम इसका क्या हुआ, चंपारण अग्रेरियन कमीशन गठित किया गया, और इसका मेंबर गांधी जी को भी बनाया गया। गांधी जी वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ कमीशन। तो गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। गांधी जी के पास फैक्ट एंड फिगर्स पहले से ही थे, सारे आंकड़े उनके पास थे, तो बहुत जल्दी ही उन्होंने कमीशन को इस बात के लिए राजी कर लिया कि तिनकठिया पद्धति जो है वो बहुत ही शोषण मूलक है और जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाना चाहिए।
और तुम जिस तरह का दावा करते हो अंग्रेजों तुम जिस तरह का दावा करते हो कि हम दुनिया का सबसे सभ्य शासन कर रहे हैं, उस पर ये बहुत बड़ा धब्बा लगाता है, बहुत बड़ा कलंक लगाता है। तो जल्दी ही गांधी जी ने साबित कर दिया और चंपारण अग्रेरियन कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार करी, उस रिपोर्ट के आधार पर एक कानून पास किया गया 4 मार्च 1918 को, है ना। 4 मार्च 1918 को एक कानून पास किया गया जिसका नाम था चंपारण अग्रेरियन एक्ट। और इसके द्वारा कहा गया कि ये व्यवस्था को समाप्त किया जाता है और जो कुछ भी किसान चाहें अपने खेत पे उगाना वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और जो नीलहे मालिकों ने, नील के सरदारों ने जो अवैध वसूलियाँ की हैं उसका 25% पैसा वापस कर दिया जाए, और वो भी वापस कर दिया गया। तो ये रहा चंपारण सत्याग्रह का परिणाम। और ये जो भी सिस्टम था वो सब बंद कर दिया गया, और धीरे धीरे करके यहाँ पर नील की खेती करने वाले लोग जो रहे वो यहाँ से वापस चले गए, और धीरे धीरे करके सारी ज़मीनें किसानों द्वारा फिर से कब्जे में ले ली गई, और अपनी पसंद के हिसाब से खेती करना प्रारंभ कर दिया उन लोगों ने। कई बार इस बात की थोड़ी बहुत आलोचना भी की जाती है कि गांधी जी क्यों तैयार हो गए इस बात के लिए कि हम 25% पे ही मान जाएंगे, उनको 100% के लिए दावा करना चाहिए था। इस बात के आधार पर कुछ कुछ आलोचना की जाती है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसका महत्व क्या है? बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहा ये। महत्व की दृष्टिकोण से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रीयता का पहला संघर्ष कहा, और ये कहा कि इसने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। ये नई दिशा कौन सी दिशा थी? ये नई दिशा सत्याग्रह की दिशा थी। ये नई दिशा थी मास कनेक्टिविटी की नई दिशा थी। ये नई दिशा थी जो नेतृत्व कर रहा है और जिसका नेतृत्व किया जा रहा है उसके बीच एक बेहतरीन संबंध बनाने का की एक नई रणनीति आई। पहले क्या था? पहले कोट पैंट झाड़ के नेतागिरी हो रही थी। अभी क्या हो रहा है? लंगोटी पहन के और आधा कपड़ा पहन के नेतागिरी हो रही है। मतलब कि जो किसानों का नेतृत्व करने जा रहा है वो उसी लेवल पे किसानों की समस्या को फील कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने, अंग्रेजों को कमज़ोर करने, कोई युद्ध जैसी स्थिति निर्मित करने, बिल्कुल इसके लिए नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? जो सही है वो होना चाहिए। तुम शोषण कर रहे हो, ये गलत है, इसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाएंगे और अपनी आवाज़ के साथ दूसरों की आवाज़ को भी संबद्ध करेंगे। कैसे संबद्ध करेंगे? इस तरह से करेंगे, लोगों को कनेक्ट करेंगे, लोगों की समस्याओं को समझेंगे। अगला जो महत्व है इसका वो क्या है? अगला महत्व ये है कि 1917 में पहली बार किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया, और कोई एक ऐसा नेता आया जिसने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें और इस आंदोलन के नेचर को समझने का प्रयास करें तो आप ये समझेंगे कि न सिर्फ किसानों को ज़रूरत थी गांधी जी की, बल्कि गांधी जी को भी ज़रूरत थी किसानों की। चंपारण एक दूसरे के पूरक बन गए। चंपारण को, गांधी जी को भी एक जगह चाहिए थी जहाँ से वो अपनी टेक्निक्स पर लोगों को विश्वास दिला सकें। अफ्रीका में उन्होंने अपने टेक्निक्स पर लोगों को विश्वास दिलाया कि भाई इन टेक्निक्स के आधार पर अगर हम सोशल मूवमेंट चलाते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते हैं तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन भारत के लोग इस तरह की टेक्निक्स पर कैसे भरोसा करेंगे जब तक कि कोई आंदोलन उनके सामने ना पेश किया जाए। तो किसानों के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया, और सत्याग्रह, अहिंसा, इन सब शब्दों का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रयोग पहली बार किया गया, और अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात मनवाई जा सकती है। संभवतः ये भारत नहीं, विश्व पहली बार देख रहा था। पहली बार विश्व देख रहा था कि हाँ भाई ये भी एक तरीका है राष्ट्रीय आंदोलन करने का, और ऐसे करके भी हम अपनी बात मनवा सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भी सामाजिक परिवर्तन की मांग है, कोई भी राजनीतिक परिवर्तन की मांग है, तो हम इस तरीके से भी उसको मनवा सकते हैं। अभी तक हमको क्या समझ में आता था? अभी तक हमको समझ आता था बंदूक चाहिए, तलवार चाहिए, लोग चाहिए, मरने कटने की क्षमता चाहिए, तब कहीं जाके हम कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन कर पाएंगे, तब हम कहीं जाकर कोई राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन की क्रांति ला पाएंगे। गांधी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप शांतिपूर्ण तरीके से सत्य के आग्रह पर अगर आ गए हैं
तो फिर सामने वाले को सुनना ही पड़ेगा आपकी बात। आत्म त्याग, आत्म बलिदान, सत्य, अहिंसा, ये सारे मूल्य भारतीय समाज में पहले से थे, लेकिन ये कहीं विलुप्त हो गए थे, जिन्हें गांधी ने खोज कर, और अभी तक जो भी सत्य, अहिंसा और इन सब की बातें की गई थी वो बड़े बड़े रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ की गई थी। उनको सोशल वैल्यूज़ के साथ कनेक्ट करने का काम किसने किया? गांधी ने किया। तो चंपारण सत्याग्रह का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इसके बाद आप देखेंगे कि जब ये आंदोलन सफल हुआ तो किसानों को एक ऊर्जा मिल गई, किसानों को एक चेतना मिल गई कि वो अपनी मांगों को उठा सकते हैं और नेशनल लेवल पे उनकी मांगों का लोग समर्थन करेंगे। और आप फिर देखिए उसके बाद अवध किसान आंदोलन, फिर आप देखेंगे खेड़ा में किसानों का आंदोलन, फिर आप देखेंगे कि बिहार में तो बिहार बंगाल में तो किसान आंदोलन की लंबी सीरीज चली, आज़ादी के बाद तक चलती रही। वो साउथ इंडिया में आज़ादी के बाद तक चलती रही किसानों की आंदोलन जो है, किसानों की क्रांतियाँ जो हैं। तो पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो कृषक आंदोलन का एक फेज बना रहा, वो कहाँ से शुरू होता है? वो चंपारण से शुरू होता है। हालांकि चंपारण से पहले भी हुआ है, लेकिन चंपारण से पहले जो हुआ है वो कभी भी नेशनल सिनेरियो में नहीं आ पाया, नेशनल फोरम पे नहीं आ पाया। तो ये सारी चीज़ें इसके महत्व के तौर पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी को इसका क्या लाभ मिला? गांधी जी की स्वीकृति बन गई, एक नेता के तौर पे गांधी जी स्वीकार कर लिए गए। और सिर्फ स्वीकार कर ली गई, स्वीकार करवाने के लिए कोई फेसबुक कैंपेन नहीं चलाई गई थी, कोई पीआर कंपनी हायर नहीं की गई थी। उनकी एक्सेप्टेंस के लिए क्या हुआ? उन्होंने त्याग किया और लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। कोई फेसबुक नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई पीआर कंपनी नहीं थी, कोई टीवी चैनल नहीं थे, फिर भी लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। तो लोगों ने उनको क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि उनमें जो त्याग, आत्म बलिदान, हम दूसरे से कहें कि भाई आप बलिदान करो, उससे पहले हम खुद बलिदान करें, तो वो जो भाव गांधी ने विकसित किया और उस भाव को जो लोकप्रियता दी, उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसे सिपाही तैयार किए जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ी बात रही। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो फाइटर्स मिले हमको, जो वॉलंटियर्स मिले हमको, वो गांधी का जो त्याग, जैसे आप भगत सिंह को देखते हैं, भगत सिंह ने एक आदर्श प्रस्तुत किया त्याग का, बलिदान का, तो उनके रास्ते पर बहुत सारे लोग निकल पड़े। ऐसे गांधी ने जो त्याग, बलिदान, सत्य, अहिंसा का एक मॉडल प्रस्तुत किया, उनके सामने बहुत सारे लोग निकल लिए। इनके वाले में अपील ज़्यादा थी, मास पेनिट्रेशन ज़्यादा था, उनके वाले में मास पेनिट्रेशन थोड़ा कम था, क्योंकि जहाँ आत्म त्याग में प्राण त्याग की बात आती है तो वो थोड़ा सा लोग डर जाते हैं उससे। तो ये सारा कुछ हम महत्व के तौर पर देख सकते हैं। ये सारी बातें रही। संयम, साहस, संगठन, इन सब के महत्व को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समझा गया कि हमें संयमित रहना है, हमें संगठित रहना है, हमें साहस दिखाना है। गलत बात है डिनाई करना है। चंपारण में कहा कि निकल जाओ, कहीं नहीं निकलेंगे। मुजफ्फरपुर में कहा तुम हटो यहाँ से, बोले नहीं हटेंगे, तुम्हें जो करना है वो करो, हमें जो करना है हम करेंगे। तो ये साहस इससे पहले नहीं था, और ये अपने आप में बहुत नई बात थी कि नहीं हम सरकार से सीधे टकरा जाएं। अभी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सीधे सरकार से नहीं टकरा रहा था। तो ये सारी चीज़ें एक नई टेंडेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आई। इसको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व के रूप में चिन्हित कर सकते हैं, चंपारण के महत्व के तौर पे चिन्हित कर सकते हैं। इतनी सारी बातें आपने चंपारण के संदर्भ में सुनी, और आपने देखा चंपारण से जुड़ी हुई एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है गांधी जी का सफाई के प्रति आग्रह। तो स्वच्छता के प्रति भी गांधी जी ने यहाँ पे अपील की, और चंपारण के गाँवों में घूम कर, गलियों में घूम कर वहाँ स्वच्छता को लोगों को प्रेरित किया। तो आपने ये वीडियो देखा अंत तक, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको और भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे की घटनाओं पे आएंगे, अहमदाबाद सत्याग्रह को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।